सब्सक्राइब कर लो, SA टीचर एकेडमी GKGS, ठीक है। उसके अलावा ये तो व्लॉग वाला है, इसको चाहे आप करें ना करें वो आपकी इच्छा की बात है। सुपर टैट का स्पेशल चैनल है एक हमारा अलग से, ये SA टीचर एकेडमी सुपर टैट, ये CDP का स्पेशल चैनल है और ये DSSB का। तो आप चाहें तो इन चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं पता जिनको, वो जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलिए, बाकी नोट्स आपको ऐप पे मिलेंगे जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, तो ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यहाँ से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है भाई, इतनी बार मत किया करो, एक बार में भी दिख जाएगा आपका। ओनली हिंदी में नोट्स है, हाँ जी, हिंदी मीडियम में नोट्स है, इंग्लिश में नहीं है। क्लियर है ये बात, अब कॉपी पेस्ट करना बंद करो। एक बार में भी आपके बात समझ में आ ही जाएगी, तो इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और जो टॉपिक है आज वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, है ना। वीडियो को लाइक कर दिया आप लोगों ने, बताओ जल्दी से। और नहीं किया तो करो, कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक करो फटाफट से। 1000 लाइक कंप्लीट हो जाने चाहिए हमारे, जल्दी से फटाफट से, है ना। 1000 लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ आपको। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत काम कहाँ आते हैं आपके। भाषा शिक्षण के सिद्धांत काम आते हैं जब आप कोई भी काम करते हो तो उसके कुछ नियम होने चाहिए। सिंपल भाषा में हम अगर आप बात करें, इसको आसान भाषा में, जो कि मैं क्लास की शुरुआत ही ऐसे ही करता हूँ, आसान भाषा में, क्योंकि किताबी भाषा से हट करके हम पहले आसान भाषा में, मतलब हमें दैनिक जीवन की भाषा में अगर सीखें तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ के कुछ ना कुछ सिद्धांत है। जैसे आपके घर में भी कुछ रूल्स होते हैं कि खाना खाने के कुछ नियम है ना, कि खाना जब आप खाएंगे तो हाथ धो के ही खाएंगे, सभी परिवार के सब लोग। खाना आप खाएंगे तो बैठ करके खाएंगे, ऐसे खड़े वो चलते फिरते नहीं खाएंगे। जब खाना खाएंगे तो सब लोग एक साथ बैठ करके खाएंगे, ऐसा नहीं कि एक सदस्य अभी आया खाया उसने चला गया, फिर दूसरा खा रहा है, फिर तीसरा। तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ सिद्धांत होते हैं हर डेली लाइफ के, हर चीज के। अगर हम उन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी मतलब अच्छी चलती है, आसान चलती है, और हम बेहतर चीजें सीख पाते हैं। तो जब हम टीचिंग कर रहे हैं, यानी बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ सिद्धांत होते हैं हमारे, जिनका पालन अगर हम करेंगे तो हम बेहतर शिक्षण कर सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, और कम समय में सिखा सकते हैं, और इस तरीके से सिखाएँगे कि बच्चों के लिए अर्थपूर्ण रहे और वो लंबे समय तक उसको याद रख पाएँ। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं टीचिंग के। तो यहाँ पे जो टीचिंग की बात कर रहे हैं वो सारी, हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाषा की बात करेंगे कि जब भाषा पढ़ा रहे हैं आप, जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो तब कौन से प्रिंसिपल्स को आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन-कौन से होते हैं, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का मतलब, आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सिंपल अनुबंधन को कहते क्या है? अनुबंधन का मतलब होता है जुड़ाव, यानी कि किसी एक चीज का दूसरी चीज से जुड़ाव करना। तो ये जुड़ाव किसके बीच में होगा आपका? ये जो शब्दावली है आपकी, यानी जो आप बोल रहे हैं, ये शब्द अमूर्त होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला मार्कर, तो मार्कर अपने आप में एक शब्द है, जिसका किसी वस्तु से जब तक लिंक नहीं होगा तब तक इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं ये अपने हाथ में लेके कह रहा हूं कि ये मार्कर है, इसको मार्कर कहते हैं, तो ये जो शब्द है जो मैंने मुंह से बोला है, उस शब्द का लिंक इसके साथ में जुड़ जाता है ना। अब जैसे मैं आपसे एक शब्द बोलूं, छिंगतू, तो छिंगतू शब्द अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ मुझे किस चीज को कहते हैं। कोई पिक्चर बन रही है दिमाग में या नहीं बन रही है? छिंगतू टाइप का कोई वर्ड है, बताएंगे इसका कोई मीनिंग, मतलब किस चीज को कहते हैं? आपके घर में कोई सामान है ऐसा, या आप पढ़ाई में उसको इस्तेमाल करते हैं? बताओ, आपके दिमाग में कोई इमेज आ रही है उस चीज को लेके या नहीं आ रही है? नहीं आई होगी आई थिंक, है ना। क्योंकि ये, आपने ये शब्द जो है वो कभी सुना नहीं है, और अगर सुना भी है तो उसका लिंक किसी वास्तविक चीज से आपने नहीं जोड़ पाया। तो इसका मतलब यह है कि जो शब्दावली होती है वो अमूर्त होती है, तब तक जब तक किसी वास्तविक जीवन की किसी वस्तु से, किसी घटना से, किसी थॉट से उसका लिंक ना बैठ जाए, तब तक, और उस लिंक बिठाने को अनुबंधन कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम बच्चे को कोई टीचिंग पढ़ाते हैं, भाषा पढ़ाते हैं, और जब उसको नई शब्दावली पढ़ाते हैं, तो उसकी शब्दावली जो होती है वो किसी ना किसी से चीज से लिंक हो जानी चाहिए। अब इसने थ्योरी में क्या लिखा है उसको भी समझते हैं। शेष अवस्था में जब कोई सीखता है, कोई बच्चा सीखता है, तो वह उसके लिए अमूर्त होता है, इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़ के उसे शब्द सिखाया जाता है। जो चीज मैं आपको बता रहा था सेम वही चीज है। जो भी शब्द आप बचपन में सीखेंगे, वो शब्द आपके लिए अमूर्त रहेगा, बच्चे ने वो शब्द पहले कभी नहीं सीखा, है ना। तो छिंगतू क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपका ड्रामा कर रहा था मैं बस आपके दिमाग के घोड़े खोलने के लिए। होता कुछ नहीं है ना। और वो ये इसीलिए बोला है मैंने, क्योंकि ऐसा कोई शब्द जो है आपने नहीं सुना, इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगी। और ऐसा कोई शब्द शायद चाइना में हो, शायद आपका साउथ अफ्रीका में हो, कहीं ना कहीं कोई शब्द इस तरह का बोला जाता होगा, है ना। अब जैसे एक और शब्द बोलूं, इल्ले। इल्ले शब्द का मीनिंग पता है? बताओ क्या होता है?
इल्ले। इल्ले एक शब्द है, उसका मीनिंग अब आपके दिमाग में कहीं थॉट बन रहा है कि इस शब्द से कहीं हम कनेक्शन बना पा रहे हैं? बताओ, अगर बन रहा है तो। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ। तो यहाँ पे क्या है कि शब्द जो है वो अमूर्त होते हैं, फिर हम उस चीज़ का क्या करते हैं, वास्तविक वस्तु से उसका संबंध जोड़कर जो है बच्चे को सिखाते हैं। जब बच्चे को दूध पिलाते हैं हम, जब वो दूध की बोतल लेके आएँगे उस बच्चे के सामने, तो हम क्या कहते हैं, "ये दूध पी लो।" जो बच्चा मेरा बच्चा दूध पिएगा, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, "बेबी दूध पिएगा।" तो उस दूध का कनेक्शन, उस शब्द का जो आपने मुँह से बोला है और जो वास्तव में है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक जुड़ाव पैदा हो गया है, जिसको अनुबंधन कहते हैं। इसलिए जो है आपका ये एक सिद्धांत है कि जब भी आप बच्चे को भाषा सिखाएँगे या उसकी शब्दावली को बढ़ा रहे होंगे, नई शब्दावली सिखा रहे होंगे, तो उस शब्दावली का उसके दैनिक जीवन से या किसी वास्तविक चीज़ से उसका संबंध बिठा करके सिखाएँ, तो बच्चा उसको लॉन्ग टर्म में याद रख पाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इल्ले मीन्स ये लो। हाँ, बेटा इल्ले मीन्स होता है नो, और इल्ले जो शब्द है ये तमिल भाषा का शब्द है इल्ले। जैसे आपसे कोई पूछे कि खाना खाया आपने? इल्ले, मतलब नहीं खाया। तो ये तमिल भाषा का शब्द है। आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ से आया? तो हर भाषा में कुछ ना कुछ नए शब्द होते ही हैं, है ना? ठीक? हुँ। चलो 500 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, ज़रा 4-5 लाइक बच रहे हैं, तो पूरे करो भाई फटाफट से। एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो फटाफट से सब लोग। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कोई बड़ा व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसको देख करके बच्चा उसकी नकल करता है। यानी जैसे माता-पिता अगर कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कोई डैडी जो हैं, पापा जो हैं, वो अपनी दाढ़ी बनाते हैं घर में, ऐसे-ऐसे क्रीम लगाएँगे फिर ऐसे। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी साबुन उठा के अपने चेहरे पे ऐसे लगा लेते हैं साबुन, है ना? और झाग आ जाते हैं, फिर कहते हैं मैं भी दाढ़ी बनाऊँगा पापा की तरह, है ना? आपने देखा होगा। या मम्मी लोग जो है वो मेकअप करती हैं, तो उनका सामान रखा होता है अपना उसमें, है ना? एक जगह पे। तो छोटी बच्चियाँ या बच्चे जो होते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने उनको देखा होता है मेकअप करते हुए, इसलिए जब कोई घर में नहीं होगा, तब आपने देखा होगा कि बच्चे उस मिरर के सामने बैठेंगे और लिपस्टिक उठाएँगे और अपने माथे पे लगाएँगे, क्रीम उठाएँगे और अपने ऐसे मलेंगे और पूरा भूतिया टाइप का वो बन चुके होंगे। आपने देखा होगा ऐसा बच्चा करता है। वो क्या है? अनुकरण है। यानी बच्चा जो देखता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। तो इसलिए भाषा की भी सेम टू सेम नकल करता है बच्चा। जब आप कोई बातचीत कर रहे होंगे और जब आप कोई भाषा, कोई शब्द इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो बच्चा आपके पास में खेल रहा होगा, वो सुन रहा होगा। वो उसका अनुकरण करेगा कभी ना कभी, चाहे वो सामने हैंड टू हैंड करे, चाहे वो बाद में करें। आपने देखा होगा घर में ऐसे बच्चे कोई बात बोल देता है, कोई अजीब-सी, और हम ये सोचते हैं, "अरे! ये तो इतना छोटा है, इसको ये बात कैसे पता है? मतलब इसने ये बात कैसे बोल दी?" है ना? तो ये बात जो है बड़ी अजीब-सी है। तो मतलब ये अनुकरण के ही सिद्धांत है कि ये जो बच्चा जो है वो माता-पिता से या अपने घर वाले लोगों से जो भी हैं, उनसे सुन-सुन के चीज़ों को सीखता है, फिर उनका अनुकरण करता है यानी दोहराता है। तो इसको क्या, इसका सिद्धांत का पालन हम क्यों करते हैं? जैसे इसमें लिखा है आपका कि जो समाज और परिवार में जो बोली बोली जाएगी उसी का अनुकरण करेंगे बच्चे। तो इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा बोली जाएगी, तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखेगा। तो इस सिद्धांत का पालन हम इसलिए करते हैं कि एक टीचर को आदर्श भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी अच्छे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, विनम्रता से बात करनी चाहिए, अच्छे सेंटेंसेस बोलने चाहिए, गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो टीचर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, क्योंकि वो आपका अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए एक टीचर के रूप में। चाहे घर पे आप गालियाँ दे रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन स्कूल में बच्चों के सामने अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, ठीक है? तो ये होता है अनुकरण का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं आपको? जी। जी सर, मेरी 2 साल की गुड़िया है। वो पानी मम्मी को शेखर खाना बनाती है। बात तो आपकी समझ में नहीं आई मुझे, पर मैं आपकी भावनाएँ समझ चुका हूँ। जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना? देखिए, फिर आता है आपका अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का मतलब है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ का मतलब होता है एक ही काम को दोहराना, यानी कि जब आप एक काम को कर लेते हैं, तो आप उसको बार-बार करते हैं। तो जैसे कि आपका थॉर्नडाइक ने कहा है, भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जाती है और ना ही किसी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा भी भाषा के कई अन्य सिद्धांत हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, हालाँकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मैं अभी और बताता हूँ आपको, पहले यहाँ तक की बात समझते हैं। अभ्यास क्या है आपका? कि जब बच्चा जो है किसी शब्द को आपसे सुन लेता है, तो उस शब्द को जो है बार-बार उसको क्या करता है, दोहराता रहता है।
बच्चा उस शब्द को बार बार दोहराता है। या हम भी अगर बात करें तो हम डेली ही कितने नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जानबूझ के करते थे, अब अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली करते हैं, है ना? आपसे किसी ने कुछ गलत बात बोल दी तो आप क्या है, चुप करो यार, दिमाग मत खा, है ना? ऐसे बोलते हैं। बहुत बार आप कहते हैं, कितना दिमाग खाएगी मेरा, जा यार यहाँ से वहां जाके बैठ जा, चुपचाप मुझे काम करने दे। तो ये जो शब्द है दिमाग खाना, तो क्या सच में आपकी खोपड़ी खोल के दिमाग निकाल के खा लिया उसने? है ना? लेकिन क्या है, आपने इतनी बार इस्तेमाल किया है इस शब्द को, इतनी बार किया है कि आपकी ज़बान पे रट चुका है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे बार-बार एक ही शब्द को दोहराते रहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी में उनके चला जाता है। ये सिद्धांत टीचर कैसे इस्तेमाल करे? इसका दूसरा रूप आता है आवृत्ति का सिद्धांत। हालाँकि इसी का दूसरा नाम कह सकते हो आप। क्या होता है? आवृत्ति का सिद्धांत। इसी को कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत भी, अभ्यास का सिद्धांत एक ही होता है दोनों। आवृत्ति का मतलब होता है वापस से दोहराना। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, रिवीजन करवाते हैं चीज़ का। जो चीज़ हमने पढ़ा दी, मान लीजिए आज एक टॉपिक पढ़ाया बच्चों को या कोई सेंटेंस सिखाया, तो हम कल को भी उनको क्या कहेंगे, पूछेंगे उनसे कि कल मैंने क्या पढ़ाया था बताओ। तो एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। फिर आप करेंगे 3-4 दिन के बाद उसको याद दिलाएँगे कि देखो 3-4 दिन पहले जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी उसको याद दिलाएँगे। फिर कभी 15-20 दिन के बाद, फिर कभी 1 महीने के बाद याद दिला दिया। तो वो क्या है, वो आवृत्ति है। यानी कि बच्चे को याद दिलाते रहो, रिवीज़न करवाते रहो, तो बच्चे भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। तो ये अभ्यास का जो नियम है या आवृत्ति का जो नियम है, ये आपके विस्मृति को, यानी भूलने की रेशियो को कम कर देता है। बच्चा उस चीज़ों को भूलेगा नहीं अगर आप बार-बार उसको अभ्यास कराएँगे। तो इसलिए अभ्यास का नियम आपका काम आता है। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? हिंदी के नोट्स में ये सब नहीं है। अरे भाई सब कुछ है, ध्यान से पढ़ लो उसको, नोट्स में आपके सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ समझ लो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? वो सामने वाली बेबी लुढ़क गई लुढ़क गई है, हाँ? ये बहुत क्यूट है। ये अभ्यास ही कर रहा था बेचारा, है ना? पढ़ते-पढ़ते लुढ़क गया। ये बड़े क्यूट लगते हैं बच्चे। अब देखो इसके बाद और आते हैं आपके। इसके बाद एक और आता है आपका 4th नंबर पे, कौन से को रखूँ मैं 4th नंबर पे आपके? अभी हो गए हमारे अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, अनुकरण का सिद्धांत हो गया, अभ्यास का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत। इंटरेस्ट का सिद्धांत, यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग-अलग चीज़ों में होता है ना? बच्चों का क्या है, इंटरेस्ट अलग-अलग चीज़ों में होता है। तो कई बार क्या करना पड़ता है हमें कि उनकी रुचि का, एक तो यह है कि बच्चे की रुचि उस समय पे है या नहीं है। अगर बच्चे की रुचि उस काम को करने में नहीं है, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको पढ़ने में बच्चे की रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस तरह की एक्टिविटी करवाएँगे कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए। या आप जो है क्या करते हैं, प्रश्नावली कर देते हैं। उस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना बच्चों से स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। फिर अपनी क्लास स्टार्ट करो। तो ये रुचि का सिद्धांत होता है। उसके अलावा होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या होता है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। चूँकि हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग-अलग है ना? हर बच्चे की मातृभाषा भी अलग-अलग है और हर बच्चे का शब्दावली भी अलग-अलग है। तो कुछ ना कुछ तो अलग है ही है सब बच्चों में। तो बच्चों का लर्निंग स्टाइल भी अलग-अलग होता है। कुछ बच्चे एक्टिविटी में ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं कि उनको किताबें पढ़ने का शौक होता है। कुछ बच्चों को लिखने का बहुत शौक होता है और कुछ बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है। कुछ बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक होता है ना? तो किसी आप कहानियाँ सुना के, तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता से जब सिद्धांत का आप पालन करेंगे तो आप विभिन्न प्रकार के तरीके अपना पाएँगे पढ़ाने के। विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धति अपना पाएँगे आप जब इस सिद्धांत को पालन करेंगे। तो ये भी एक सिद्धांत है आपका, ठीक है? बाकी तो खास सिद्धांत और बचे नहीं हैं, मोस्टली तो ज़्यादातर यही हैं आपके। रुचि का सिद्धांत हो गया, व्यक्तिगत अंतर हो गया, अभ्यास हो गया, अनुबंधन भी हो गया, अनुकरण भी हो गया, ठीक है? बाकी सिद्धांत तो आपके यहाँ यही हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले जो आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे भाषा सीखने के साधनों की, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ, किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है। ये तो पूरा नकल कर दी मेरी भतीजी जैसा। अच्छा जी, चलो बढ़िया है। वीडियो लाइक करते रहो भाई, जितने लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सबके सब जो है, हुँ, वीडियो को लाइक करते रहो। जी, चलिए अब बात करेंगे भाषा सीखने के साधन। साधन का मतलब होता है आपके सोर्सेज़, यानी कि कहाँ से भाषा सीखी जा सकती है या बच्चे किन-किन जगहों से भाषा को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अनुकरण है आपका एक, अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं बच्चे, है ना? सोर्स है,
अनुकरण करके बच्चे बड़ों का अनुकरण करेंगे, उससे सीखेंगे। खेल के माध्यम से भाषा सीखते हैं, जब बच्चा खेलने जाएगा मैदान में तो वहां पे बातचीत करेगा, जितने भी उसके सहपाठी जो साथ में खेल रहे होंगे उन सब से बातचीत होगी, तो शब्दावली नई नई बढ़ती जाएगी और आपका अभ्यास भी होता जाएगा। कहानी सुन के बाद बच्चे सीखते हैं, काफी अच्छी चीज है। कहानियों में काल्पनिक चिंतन भी बढ़ता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है, दिमाग में नई नई शब्दावली आएगी, नई नई थॉट्स आएंगी। वार्तालाप करेंगे आप, बातचीत करेंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये नंबर वन तरीका है आपकी भाषा को बढ़ाने का। सबसे बेहतरीन तरीका होता है चर्चा करना। बच्चा जितनी ज्यादा बातें करता है उसका भाषा विकास उतना ही ज्यादा हो जाता है, उतना ही डेवलप होगा उसका। चुप रहने वाले, शांत रहने वाले बच्चों का भाषा विकास कम रहता है। बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बातचीत ज्यादा करते हैं, शर्माते नहीं है, उनका भाषा विकास ज्यादा होता है। प्रश्नोत्तर आपका सबसे बढ़िया तरीका है। प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। तो ये तो हुए आपके साधन, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर, ठीक। महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आपके, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शन बन के भी आ जाते हैं कई बार, जो है यही यही आपकी लाइन जो है ऑप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी आपको। इनका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां करवानी चाहिए या करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर मिले। तो जब आपसे बात की जाएगी एक्टिविटीज की, तो क्लास में आप इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे कि बच्चे को भाषा प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना पड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आके आपने बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया और बच्चे आपसे नकल उतार रहे हैं। वो तरीका आपका गलत होता है। आप डिस्कशन करो या तो उसमें भाषा प्रयोग करेगा बच्चा, या रोल प्ले करवा दो तो रोल प्ले करने में भाषा करेगा, या कोई किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर लो, चर्चा कर लो, तो उसमें बच्चा भाषा प्रयोग करेगा। तो उसमें भाषा प्रयोग भी करेगा और बच्चा अभिव्यक्ति भी करेगा, यानी उसको अपनी बातें कहने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है जिसमें लिखित पढ़त नहीं होती, मतलब लिखना पढ़ना नहीं होता और नियम कानून वगैरह नहीं होते। व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक्चुअल में अर्जन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब भाषा अर्जन कर रहे हैं आप, तो उसमें उसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण ज्यादा कहेंगे हम। रचनावादी हो जाता है जब आप लिखते हैं चीजों को ग्रामेटिकल तरीके से, स्कूल में जाके सीखते हैं। तो और अनुकरण इसीलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि अर्जन जो होता है, अर्जन में अनुकरण की भूमिका ज्यादा होती है, क्योंकि वो घर परिवार के लोगों से अनुकरण करके ही सीखता है बच्चा। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा प्रयोग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है आपका अ, केंद्र में भाषा। क्या कहते हैं इसको? केंद्र में भाषा, लैंग्वेज इन सेंटर। तो इसका एक, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है सेम, इसको इंग्लिश में वही कह देते हैं, लैंग्वेज इन सेंटर। तो हम ये कहते हैं कि पूरे करिकुलम के बीच में भाषा है। जो आपका पूरी पाठ्यचर्या है, पूरा ही पाठ्यक्रम है आपका, उसके बीच में भाषा है। ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भाषा का इस्तेमाल जो है, इस्तेमाल भी और भाषा की लर्निंग भी हर सब्जेक्ट की क्लास में चलती रहती है। चाहे आप साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप गणित पढ़ा रहे हो, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हो, हर सब्जेक्ट की क्लास में भाषा का इस्तेमाल जरूर होगा। क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो संप्रेषण तो करेंगे, यानी कन्वर्सेशन तो करेंगे, बातचीत तो आप करेंगे। बातचीत कैसे करेंगे? मैथ में थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे 2+2 y। तो इस तरह से थोड़ा करेंगे आप कहीं ना कहीं जो है बातचीत कर रहे हैं तो भाषा का इस्तेमाल होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ा लो, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लो, चाहे उर्दू मीडियम में पढ़ा लो, बच्चे से बातचीत तो आप करेंगे, इसका मतलब भाषा तो चल रही है। उसके अलावा जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो आपकी किताबें होती हैं, वो भी किसी ना किसी मीडियम में लिखी होंगी। भाई वो हिंदी में लिखी होंगी, इंग्लिश में लिखी होगी, किसी चीज में तो लिखी होगी। तो वहां पे भी बच्चे को पठन तो चल ही रहा है, बच्चे का पठन भी चल रहा है, लेखन भी। इसका मतलब भाषा हर कक्षा में, हर सब्जेक्ट की कक्षा कक्षा में भाषा की लर्निंग चलती ही रहती है। इसलिए कहते हैं हम कि भाषा जो होती है वो पूरे पाठ्यक्रम का केंद्र होती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? जी। और भाषा शिक्षण में कविता, कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चे कविता और कहानियों का काफी शौक रखते हैं और उनको इसमें मजा भी बहुत आता है, ठीक है। उसके अलावा कहानी, कविता और नाटकों का प्रयोग जो हम करते हैं स्कूल में या कक्षा में, उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो देखो, क्योंकि ये प्रश्न आपका डायरेक्टली आता है कि कविता, कहानी और नाटकों को प्रयोग करने का उद्देश्य बताइए, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से एक आपको छांटना होगा। तो प्रोबेबली, बल्कि 99% आपका इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपका आ जाएगा, उनमें से एक। जो ये 4 लाइन में आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको सही वाला मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे बच्चों को इसमें आनंद आता है, इसलिए हम कविता और कहानी का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे रुचि दिखाएं आपकी कक्षा में। बच्चे विषय में रुचि लेते हैं
किसके द्वारा? कहानी और कविता नाटक के द्वारा। बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं, जिसको कई बार ये भी लिखा आता है कि सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, एक ही मतलब है। तो बच्चे अपने कल्चर को जानते हैं, क्योंकि जो कविताएं होती है, जो कहानियां होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से ही निकल के बनती हैं। जो कविताएं होती हैं या जो राजा महाराजाओं की कहानी है, वो हमारे कल्चर से, हमारे इतिहास से ही कहीं ना कहीं कहानी बनी हुई होती है। इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति जानने का मौका मिलता है। शब्द भंडार, कल्पना शक्ति बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, सृजन बढ़ता है बच्चे का। इन कौशलों का विकास होता है जब हम कहानी कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उद्देश्य है कहानी कविताओं को इस्तेमाल करने के। ठीक है। हाँ जी। क्या हुआ? आपस में ही बातें करते रहते हो, है ना? ऐसा लगता है क्लास में ध्यान किसी का नहीं है, बस अपने आप में ही लगे पड़े हैं। यहाँ सब चैटिंग वैटिंग करने आ रहे हैं, है ना? भाई पढ़ लो। आपका चैटिंग खाना नहीं खोल रखा मैंने कि चैटिंग करने आओगे यहाँ, वरना फिर मैं आने वाले समय पे बंद कर दूंगा कमेंट। सीधे क्लास चला करेगी, कमेंट करने का कोई जरिया नहीं बचेगा आपके पास। कमेंट ऑफ, सिर्फ क्लासेस देखो, ऐसा सिस्टम पसंद आएगा आपको फिर? हाँ। तो ये आपस में चैटिंग चूटिंग बंद कर दो और पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। चलो, 700 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, जरा 2 लाइक ही बच रहे हैं, तो पूरे करके आओ फटाफट, जिस जिसने लाइक नहीं किया। कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक करो, जिस जिसने नहीं किया। देखिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, यानी कि लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या होता है, रोल ऑफ लैंग्वेज। ये बिल्कुल आपका जो है सब्जेक्ट, जो आपका सिलेबस है ना, सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस, उसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको ये। चाहे आप सिलेबस चेक कर लो, ये टॉपिक आपके उसमें ही है सिलेबस में। भाषा के कार्य और इसके विकास में बोलने और सुनने की क्या भूमिका होती है, उसके हिसाब से समझेंगे। तो लैंग्वेज के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं? नंबर एक, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में मदद करती है ना? रूल नंबर वन है ये, और ये भी कह सकते हैं कि भाषा की परिभाषा भी यही है। भाषा का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को दूसरे के सामने रख पाएं, और दूसरे की बातों को, दूसरे की इच्छाओं को समझ पाएं। बस ये दो काम ही भाषा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा आप अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, जरूरतों को दूसरों के सामने बता पाते हैं। दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक संबंध बनाने में भी भाषा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, तभी सामाजिक यानी कि सोशल रिलेशन बनते हैं, है ना? आपका पड़ोसी आपकी मदद करेगा, भाषा से ही तो बताओगे। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो बिना भाषा के नहीं सीख सकते। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, विज्ञान में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो भाषा के बिना नहीं कर सकते। तो जो भी ज्ञान आप नया प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भाषा का कार्य है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। जब आप स्कूल में कोई भी चीज, किसी भी प्रकार की शिक्षा इस्तेमाल प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाषा की जरूरत आपको पड़ेगी। आपका टीचर अगर आपकी भाषा नहीं जानता तो आपको कुछ नहीं सिखा पाएगा। आप मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं, तो वहां पर उसी टीचर के पास जाओगे आप जिसको हिंदी आती होगी। कोई चाइनीज वाला टीचर होगा तो वो आपको नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि आपको उसकी बात ही समझ नहीं आएगी। तो इसलिए भाषा का रोल होता है जब भी आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। बात समझ में आई? अब बात करेंगे भाषा विकास में सुनने की क्या भूमिका है ना? सुनने की भूमिका क्या क्या होती है आपकी? देखो, पहले नंबर पे सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे पहले नंबर पे हम ये कहते भी हैं कि पूरे भाषा के कौशलों में जो 4 कौशल होते हैं ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, उनमें श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं, तो बच्चा कभी जिंदगी में बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं जाएगा तो आउटपुट बाहर नहीं आएगा। जो शब्द बच्चा सुनता है वही शब्द बच्चा बोल पाता है। इसलिए तो जब हम कोई अनजान शब्द सुनते हैं तो उसका मीनिंग हमें समझ ही नहीं आता, है ना? कोई अलग से, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपके सामने कोई शब्द बोला, मैं एक शब्द बोलूं नन्ना, बताओ नन्ना का मतलब क्या होता है? नन्ना, ये NANNA, इसका मतलब बताओ क्या होता है? नन्ना। अगर आपने नहीं सुना कभी शब्द ये, तो आप इसका इस्तेमाल भी जिंदगी में कभी नहीं करोगे। तो जब तक जो चीज आपने सुनी नहीं है वो आप बोलोगे भी नहीं। तो बोलना कैसे सीखेगा बच्चा? सुन के ही सीखेगा। वह अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है और उसका अनुकरण करता है, तब वो बोलना स्टार्ट करता है। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आप क्या करते हैं? सुनते हैं। जितनी ज्यादा सुनेंगे आप लोगों को, उतना आपकी शब्दावली बढ़ती चली जाएगी। नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। आपका टीचर बोलेगा कोई भी तो आप सुनेंगे, जैसे कि ये महाशय, प्यारे प्यारे से बच्चे ही सुन रहे हैं, है ना?
ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, मैंने सीडी पे भी लगाया था इसको है ना, ये बड़े प्यार से सुनता है आपकी बातें, है ना। भाषा का शुद्ध रूप व शुद्ध उच्चारण जानने के लिए आप मान लो किताब से तो पढ़ रहे हो चीजें, है ना। क्या कह रहे हो? छोटा? नन्ना का मतलब छोटा होता है? अच्छा, ये आपको किसने बताया? नन्ना का मतलब छोटा नहीं होता। वो नन्ना नहीं, वो नन्हा होता है। वो ये होता है नन्हा। ये नन्हा, नन्हा बच्चा, है ना। ये जो होता है नन्हा, ये होता है पापा, यानी डैडी, फादर, फादर। ठीक है। ये तमिलनाडु में बोलते हैं इसको, तमिल भाषा में पापा को नन्ना बोलते हैं। हाय नन्ना, कैसे हो आप? हाय नन्ना तो नन्ना जो है वो पापा को बोलते हैं तमिल भाषा में। तो मैं इसलिए बता रहा था कि जो शब्द आपने नहीं सुना उसका आप इस्तेमाल भी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब आप किसी किताब से कोई चीज पढ़ते हैं तो उच्चारण आपको पता नहीं चलता, उच्चारण पता चलता है जब टीचर आपको बोल के बताता है, तब आपको उसका उच्चारण पता चलता है ना। तो उच्चारण के लिए भी सुनना पड़ेगा। दूसरों की भावनाओं और विचारों को जानने के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा, है ना। ये सब सुनने वाली ही चीजें हैं, सुन करके ही सीखेंगे आप, ठीक। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हो? मतलब क्यूट बच्चा। हम्म। चलो 800 लाइक पूरे हो गए आपके, लगभग चार चार। चलो जरा पूरे करके आओ फटाफट लाइक, एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो सबके सब जल्दी से। 1000 लाइक का टारगेट था हमारा, अब तक हो जाने चाहिए, फटाफट से करो। भाषा विकास में बोलने की क्या भूमिका है? अभी हमने बात की किसकी? सुनने की। अब बात करते हैं बोलने की। बोलकर हम अपनी भावनाओं को और विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। भाई बोल के आप जो है किसी को मना सकते हो, कोई आपसे रूठा है तो उसके उससे जाके मना सकते हो, है ना। तो बोल के ही मनाओगे। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। एक तो सुन के क्या पता चला आपको कि शुद्ध उच्चारण होता क्या है, वो सुन के पता चला। लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो आपको शुद्ध उच्चारण बोलना नहीं आएगा। समझ तो गए आप सुन के, लेकिन बोल कर ही आप जो है अपनी जबान से जब बोलोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर बोलने की, है ना। बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता और भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। यानी कि कुशलता मतलब परफेक्ट भाषा, और प्रवाह मतलब फ्लुएंसी के साथ में बोलना। जब आप नई नई भाषा सीखते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं आप, तो इंग्लिश आपने ट्रांसलेट करना सीख लिया, पूरा सेंटेंस बनाने सीख लिए, ग्रामर भी सीख लिया, सब चीजें सीख ली। लेकिन फ्लुएंसी से बोल नहीं पाते, आप अटक जाते हैं, है ना, बोलते बोलते। और टाइम लगाते हैं आप किसी भी सेंटेंस को बोलने में। लेकिन जब आप रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज 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 इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप बिना सोचे समझे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होते हैं, एकदम बढ़िया करके। तो आपका क्या होता है, प्रवाह बढ़ जाता है उससे। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। आप दोस्त बनाते हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं, है ना। बात समझ में आई? अब बात करते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक एक टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हर स्लाइड से आपके प्रश्न बनेगा, जितनी स्लाइड है आपकी खोल रहा हूं ना मैं। हम्म। क्या कह रहे हो? औरतों की क्लास कब से होगी? शेख उवैस, औरतों की क्लास कब से होगी? कौन से प्रकार के आदमी हो भाई आप ये बताओ। मुझे आपके लक्षण सही नजर नहीं आ रहे हैं। जी। इंग्लिश क्लास कब से होगा? इंग्लिश का करेंगे भाई, अभी कुछ दिन के बाद करेंगे इंग्लिश का। सीडीपी का चैप्टर खत्म हो गया है सर, नहीं अभी कुछ बचे हैं सीडीपी के, अभी कुछ कराने बाकी हैं। कुछ कुछ बच रहे हैं। देखो आगे क्या है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखो नंबर एक है आपका स्वास्थ्य। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो भाषा बहुत अच्छे से सीखेगा। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं रहता, तो ना तो उसका बोलने का मन करता है, ना ही किसी के साथ खेलने का मन करेगा, ना ही वो बाहर घूमने जाएगा, ना ही वो स्कूल जाएगा। तो अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो आपकी भाषा विकास पिछड़ी रह सकती है। तो इसलिए आपका स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं भी हम, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके विकास कहाँ से अच्छे हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज है आपकी बुद्धि। बुद्धि लब्धि अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप जल्दी जल्दी शब्दों को सीखेंगे, उनको अपनी मेमोरी में सेव कर पाएंगे, है ना। उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये तर्क आपको पता चलेगा, कौन सा शब्द किस जगह पे इस्तेमाल करना है। तो आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी जल्दी भाषा विकास आपका हो पाएगा। यौन भिन्नता से भी फर्क पड़ता है। और कैसे पड़ता है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास तीव्र गति से होता है। भाषा विकास में लड़कियां आगे होती हैं, ये बात आप
मान लीजिए, ठीक है? और आपने देखा भी होगा बहस में लड़कियों को नहीं हरा सकते। तो इसलिए जिन लोगों की भी महिला दोस्त हैं वो उनसे लड़ाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप नहीं जीत पाएँगे। और अगर कभी लड़ाई हो जाए तो माफ़ी माँग लो, बात खत्म। वरना बहस में तो आप कभी नहीं जीत पाएँगे। तो जो भी पति-पत्नी हैं यहाँ पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो पतियों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी पत्नियों से बहस ना करें, ठीक है? क्योंकि आप ये जंग नहीं जीत सकते, ये कुदरत ने आपको हारने के लिए ही पैदा किया है। तो आप जो है ये जंग लड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है? आपका सामाजिक आर्थिक स्तर से भी फ़र्क पड़ता है और वो कैसे पड़ेगा? अगर आप एक पढ़ी-लिखी मतलब अमीर फैमिली में बच्चा पैदा होता है, तो उसको भाषा सीखने के ज़्यादा अवसर मिल जाते हैं। उसको सबसे पहली बात तो उसके परिवार के लोग ही पढ़े-लिखे होंगे। दूसरी बात, वो बढ़िया स्कूल में जाएगा। तीसरी बात, उसके जो सोसाइटी होगी वो वेल एजुकेटेड सब बढ़िया लोग होंगे वहाँ पे, जो हाई लेवल भाषा बोल रहे होंगे, अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी उसको। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके टूल्स होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं भाषा सिखाने वाले, मान लीजिए कोई बुक है या फिर कोई आजकल खिलौने भी आते हैं जिसमें भाषा के बारे में काफ़ी चीज़ें होती हैं, है ना? कुछ आपके इस तरह के मोबाइल जैसे कुछ खिलौने आते हैं जो आपको आपके साथ बातचीत भी करते हैं। तो अगर आप अच्छे अमीर घर में पैदा हुए तो आपके घर में सारा सामान, खिलौने वग़ैरह सारे टीएलएम सब ला सकता है, माता-पिता ला सकते हैं ना? लेकिन अगर आप गरीब घर में हैं तो आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों से वंचित रहना पड़ेगा। तो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी आपकी भाषा पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? क्या हुआ भई? सोच लो लड़कों। अच्छा, अब लड़कियाँ जो हैं सर्वोपरि दिखाएँगी अपने आप को, हाँ? हाँ जी सर, इतना सच क्यों बोल दिए? मेरा तो काम ही है सच बोलना, मैं क्या करूँ? हुँ? चलो, देखिए आगे है आपका परिवार का आकार। परिवार के आकार से क्या फ़र्क पड़ता है भई? परिवार के आकार से फ़र्क ये पड़ता है, पॉज़िटिव भी पड़ता है, नेगेटिव भी पड़ता है। अगर परिवार बड़ा है, तो उस बच्चे को भाषा के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए परिवार में 6 सदस्य हैं, है ना? तो अगर उसकी माता जो है काम पे चली भी गई, तो बाकी के जो उसके भाई-बहन या ताऊ या चाचा जो भी हैं, वो उस बच्चे के साथ में कहीं न कहीं बातचीत करते रहेंगे, खेलते रहेंगे पूरा दिन। तो वो बच्चा कभी भी पूरे दिन अकेला नहीं रहेगा, तो उसको नई-नई शब्दावली, नए-नए एक्सपोज़र मिलते रहेंगे, तो उसका भाषा विकास तीव्र होगा। अब घर में जो है मम्मी पापा 2 ही हैं बस, और मान लीजिए मम्मी या पापा जो है वो काम पे चले गए और मम्मी जो है वो अपना खाना बनाने लग गई और बच्चा पड़ा है अलग। उसको जो है मुँह में दूध की बोतल लड़ा के उसको अलग पालने में डाल दिया, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो उसका भाषा विकास कहाँ से हो जाएगा? उसका भाषा विकास धीरे-धीरे ही होगा। तो जिस बच्चे को जितना ज़्यादा भाषा का एक्सपोज़र मिलेगा, उतना ज़्यादा जल्दी भाषा सीखेगा। तो इसलिए बड़े परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनका भाषा विकास तीव्र गति से होता है। जन्म क्रम का भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप सबसे बड़े हैं अपने घर में, मान लो जैसे अभी 2 हस्बैंड-वाइफ हैं, उनका एक बच्चा पैदा हुआ। उसको तो एक्सपोज़र कम मिल रहा है क्योंकि उसको टाइम कम दे रहे हैं उसके पेरेंट्स। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होगा, तो तब तक पहला वाला बच्चा भाषा सीख चुका होगा। 3-4 साल का या 5 साल का हो चुका होगा। तो जब छोटा बच्चा पैदा होगा, अब वो बच्चा फ्री है उसके साथ खेलने के लिए। तो वो पूरे दिन उससे बातचीत करेगा, खेलेगा, कूदेगा। तो उस सेकंड नंबर पे जो पैदा हुआ है, उसका भाषा विकास पहले होगा, तीव्र होगा। और जब अगर तीसरा बच्चा पैदा होगा तो उसके पास 2 और ऊपर बैठे हैं उसके 2 पार्टनर उससे बात करने के लिए। तो वो दुनिया में जब आ रहा है ना तीसरा बच्चा, तो उसके पास ऑलरेडी उसके सैनिक मौजूद हैं, है ना? 2 और हैं उससे बड़े। तो वो उनके साथ में खेल-खेल के उनसे बातचीत करके बहुत जल्दी भाषा सीखता है। तो ऑर्डर का भी फ़र्क पड़ता है कि आप कौन से नंबर पे जन्म लेते हैं भाषा मतलब परिवार में। बहुजन्म यानी जुड़वा बच्चे, तो जुड़वा बच्चों का भी फ़र्क पड़ जाता है भई। जुड़वा बच्चे आपस में एक-दूसरे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, सब चीज़ें करते हैं, है ना? एक से अधिक भाषा का प्रयोग देखो एक से अधिक भाषा का प्रयोग का असर पड़ता है नेगेटिव। इसका तो है नेगेटिव असर पड़ता है। कैसे? अलग-अलग उम्र पे पड़ता है। अगर आपके मान लीजिए मम्मी की भाषा अलग है और पापा की भाषा अलग है ना? तो जब बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के साथ आपने बातचीत शुरू की, तो पापा तो कह रहे हैं कि बेटा चम्मच से खाना खाओ चम्मच से, है ना? और फिर उधर से मम्मी आती है कि बेटा स्पून से खाना खाओ, स्पून से। तो बेटा सोच रहा है कि सालों पैदा ना किए होते तुम तो तुम्हें अभी बताते, है ना? कि मुझे यही नहीं पता चल रहा कि चम्मच से खाऊँ कि स्पून से खाऊँ। अब एक ही डिसीज़न बता दो मम्मी की बात मानूँ या पापा की, किसकी मानूँ बताओ? उसको यही नहीं पता चल पा रहा, है ना? तो वही है दिक्कत बच्चों के साथ में कि एक से ज़्यादा जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, भ्रांति पैदा होती है, डाउट ज़्यादा पैदा होते हैं। इसलिए अगर मम्मी-पापा की भाषा अलग-अलग भी है, तो जब बच्चा छोटा है तो उसके साथ में एक भाषा लेकर के उसको बड़ा करो। जब वो बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का हो जाए और एक भाषा सीख जाए, उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज पे उसके काम करो, लेकिन पहले उसके साथ एक ही भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है? बात समझ में आई?
हाँ जी, फिर साथियों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आपके अगर दोस्त ज़्यादा हैं, तो आप भाषा ज़्यादा डेवलप करेंगे और आपके भाषा मतलब दोस्त कम हैं, तो आपकी भाषा कम ही होगी। माता-पिता द्वारा प्रेरणा कितनी दी जाती है? माता-पिता द्वारा कितना मोटिवेट किया जाता है बच्चे को? बच्चे कहते हैं ना, "बोलो, बोलो, बोलो, पापा बोलो।" हाँ, पहले बोल के दिखाओ, "दूध पीना है?" बोलो पहले, पहले बोल के दिखाओ कि दूध पीना है। तो आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ में उनको प्रोत्साहित करते हैं या जब वो बच्चा कोई बात बोलता है, तो उसके लिए क्लैप करते हैं, हँसते हैं, तो बच्चा मोटिवेट होता है और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता है। तो इससे भी भाषा विकास बढ़ता है। तो ये सारे कारक हैं आपके, जो आपको भाषा विकास में मदद करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको? आ रही है बातें समझ में? क्लास में मज़ा आ रहा है आपको? बताएँगे ज़रा कमेंट करके। अच्छी लग रही है क्लास? आज लग रहा है मैंने आपको हँसाया ज़्यादा, हाँ? सब लोग हँस ही रहे हैं या मैंने ज़्यादा कॉमेडी कर दी? चलो 900 लाइक्स होने वाले हैं, ज़रा पूरे करो फटाफट से एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो। और आज की क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, आज का टॉपिक इतना ही था। ठीक है? बाकी कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिया है, कंटेंट बहुत सारा था आज की क्लास में भी, लेकिन उसको काफ़ी मैंने जो है मिला करके पढ़ाया है, तो वो कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश की है ना? मज़ा आया आपको क्लास करने में? बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी 6 बजे होगी ईवीएस की, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर दो जिसने नहीं किया फटाफट से लाइक करो जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए स्टूडेंट है ताकि आपको डेली अच्छी-अच्छी क्लासेस मिल सकें और नोट्स पे भी ऑफर चल रहा है भाई, तो जिसने नहीं लिए जाके ले लो। ठीक है? नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ताकि सारा कंटेंट आपको मिल सके। नोट्स के बाद आपको कोई किताब अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, पूरा सिलेबस इसी में से हो जाएगा। ऐप पे जाके नोट्स ले लो, ऑफर चल रहा है। ये ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो इसको, एसए टीचर अकेडमी प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है? और वहाँ पे जाके नोट्स ले लो अपने जल्दी से आज ही क्योंकि आज ऑफर चल रहा है, फिर खत्म हो जाएगा ऑफर। जी, सीटेट का फॉर्म कब निकलेगा? निकलने ही वाला है, बस कुछ ही दिन के बाद जो है आपके फॉर्म आ जाएँगे। आपको देख के मोटिवेशन मिलता है, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। सीडीपी सीरीज़ कहाँ से मिलेगा सर? सीडीपी सीरीज़ के लिए आपको ऐप उस पे जाना पड़ेगा चैनल पे। आप ही सर्च करो सीटेट शादाब आलम, तो आपको देखो नंबर 1 पे सीडीपी की ये मिल गई आपको। इसके अंदर 28 वीडियोज़ हैं, ये आपकी लेटेस्ट वाली है, दिसंबर 2024 वाली ये है आपकी सीरीज़, सीडीपी वाली, ठीक है? ये सर्च कर लो यूट्यूब पे सीटेट शादाब आलम। हुँ, चलो ठीक। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जाओ जल्दी से और जिसने नोट्स नहीं लिए, नोट्स ले लो भाई, वरना बाद में आप पछताओगे फिर, है ना? इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपके हाथ से मिस हो जाएगा। अगर सीटेट पास करना ही है और आपने ठान ही रखी है, तो बातें मानो मेरी। मैं आपको बिल्कुल घर के सदस्य की तरह ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप अगर चाहते ही हैं सीटेट एग्ज़ाम निकालना, तो मेरी बातें मानते रहो, सीटेट आपका निकल जाएगा। सिर्फ़ सीटेट नहीं, उससे आगे के एग्ज़ाम्स भी मैं ही निकलवाऊँगा, आपको जॉब तक ले जाके ही छोड़ूँगा, बीच में नहीं छोड़ना। तो जाओ और क्लासेस रेगुलर करते रहो और नोट्स भी डेली पढ़ते रहो। बाकी मेरे